गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी सबकी बहुत बेहतर चल रही होगी। चलिए, तो आज हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से महत्वपूर्ण इश्यूज हैं, वन लाइनर फैक्ट्स हैं एंड MCQs है। ओके, एवरीडे क्लासेस जैसे एज यूजुअल चलती है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट MCQs से। फर्स्ट हम लोगों के पास कौन से इश्यूज हैं। चलिए, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना को शुरू किया है। किसने किया है? विश्व बैंक ने। कहां पर किया है? तो दक्षिण एशिया में। और सबसे मेन इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि यह इसने अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना स्टार्ट किया। यह पहली है। ओके, पहली सड़क सुरक्षा। मैंने हमेशा कहा है कि जिस वर्ड में भी पहली हो या पहला हो किसी भी न्यूज में, वो क्या होता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किसके द्वारा किया गया है? विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। और कहाँ कर रहा है? तो यह दक्षिण एशिया में कर रहा है। ओके, और यह इसकी क्या है? पहली सड़क सुरक्षा परियोजना है। अब सवाल यह आता है कि दक्षिण एशिया में कहाँ पे कर रहा है? तो दक्षिण एशिया में बांग्लादेश सरकार के साथ, यानी बांग्लादेश सरकार के साथ यह ढाका में कर रहा है। ढाका में कितने मिलियन का? 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर के साथ परियोजना को क्या किया गया है? एक शुरुआत की गई है। ठीक है, बांग्लादेश सरकार के साथ ढाका में। कितने मिलियन है? 350। हो सकता है आपके एग्जाम में मिलियन ही पूछ ले, तो 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। ओके, चलिए, अब इसके साथ हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसके साथ कुछ एडिशनल फैक्ट और देख लेते हैं कि यह परियोजना जो है वो यह परियोजना बांग्लादेश के दो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनके नाम क्या हैं? गाजीपुर अलंगा। क्या नाम है? गाजीपुर अलंगा। N4 यानी किस रूट पर है? N4 को ध्यान रखिएगा। और नटौर नवाबगंज यानी N6। ओके, N6 को कवर करेगी। किसको किसको करेगी? N4 को और N6 को कवर करेगी। और इस परियोजना में एक्चुअली है क्या? ये सीमा जो इसको सुरक्षा को लेकर के बात की जा रही है, सड़क सुरक्षा को लेकर के, तो यह परियोजना के तहत व्यापक सड़क सुरक्षा उपायों से इन दो राजमार्गों पर सड़क यातायात से होने वाली मौतों में करीब करीब जो है 30% से क्या है? अधिक की कमी आएगी। क्यों? क्योंकि ये है क्या? आपका सड़क सुरक्षा। इस पर ध्यान दीजिएगा, ये सड़क सुरक्षा परियोजना है ना? सड़क सुरक्षा परियोजना है, जिसके तहत कितने परसेंट? 30% तक की क्या हो जाएगी? इसमें सड़क सुरक्षा से जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें 30% जो है उसमें मौत में कमी आ जाएगी। ठीक है, चलिए, अब इसके साथ थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं विश्व बैंक। अब हम लोग थोड़ा जान जाते हैं विश्व बैंक के बारे में, और विश्व बैंक को देख लेते हैं और बांग्लादेश को देख लेते हैं। तो विश्व बैंक, यहाँ पे दो वर्ड है। विश्व बैंक का सबसे पहले क्या है? गठन कब किया गया था? विश्व बैंक का गठन कब किया गया था? विश्व बैंक का गठन कब किया गया है? 1944 में। ठीक है, 1944 में। और इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन है इसके? अजय बंगा। ओके, अजय बंगा कौन है? इसके अध्यक्ष है, जिनका अभी इनका जो कार्यकाल स्टार्ट हुआ है वो 2 जून को, रिसेंटली इनको अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, ये तो हो गए इसके अध्यक्ष, ये हो गए अध्यक्ष। अब इसमें एक और आपके पास सवाल बनता है, ये अध्यक्ष मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। ठीक है, ये इसके अध्यक्ष है। ओके, अध्यक्ष है। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि इस विश्व बैंक का CEO कौन है? CEO कौन है? ये है अंशुला कांत। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप किससे रिलेटेड हो गए? ये 3 पॉइंट आपके रिलेटेड हो गए विश्व बैंक से, जहां से सवाल बन सकते हैं। ओके, अब विश्व बैंक में कितने सदस्य देश है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन चलिए अब लोग इसको देख ही रहे हैं, थोड़ा देख लेते हैं। इसमें 189 जो आपके हैं वह सदस्य देश हैं। 189। ओके, 189 इसके सदस्य, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट जो है इसके अध्यक्ष पूछ सकता है या CEO पूछ सकता है। और यह अध्यक्ष जो है यह भारतीय मूल के हैं। ओके, यह भारतीय मूल के हैं, अजय बंगा। गठन कब हुआ था? 1944 में। क्लियर? चलिए, इसके साथ और कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, जो परियोजना जो स्टार्ट की गई है किसके साथ की गई है? बांग्लादेश, है ना? तो थोड़ा सा बांग्लादेश को देख लेते हैं। आप लोग यहाँ इमेज में बांग्लादेश देख रहे हैं, है ना? बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य जो हैं जो सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ? तो भारत के कितने राज्य हो गए? भारत के साथ सीमा साझा
है ना। बांग्लादेश जो है भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, तो यह टोटल कितने हैं, 5 राज्य हैं। ओके, 5 राज्य हैं जिनके साथ बांग्लादेश क्या करती है, सीमा साझा करती है। ये टोटल 5 राज्य हैं। और कौन कौन से हैं? फर्स्ट है असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, एंड त्रिपुरा। ठीक है। और सबसे चीज एक दिन ध्यान रखिएगा कि जो बांग्लादेश के जो सीमा साझा करती है, बांग्लादेश जो सीमा साझा जो हो रहा है यहाँ पर, ये करीब करीब कितना है, तो यह 4000, ठीक है, सीमा साझा कर कितने किलोमीटर में कर रही है, कितना किलोमीटर में कर रही है, तो सीमा साझा ये 4096 किलोमीटर, इतना किलोमीटर जो है वह सीमा साझा करती है। और इन सबों में भारत का कौन सा राज्य जो सबसे ज्यादा, ठीक है, जो सर्वाधिक, भारत का कौन सा राज्य जो सर्वाधिक सीमा साझा कर रहा है बांग्लादेश के साथ, वो है पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक सीमा साझा, ठीक है, सर्वाधिक सीमा कितना है, करीब 2216 किलोमीटर। ओके, इतना सर्वाधिक सीमा जो है वो है पश्चिम बंगाल का। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह जो त्रिपुरा है, यह त्रिपुरा के बारे में भी ध्यान रखिएगा कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। जो त्रिपुरा है ये तीन ओर से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये कुछ फैक्ट्स हो गए, ये कुछ आपके फैक्ट्स हो गए जो कि एडिशनल फैक्ट्स हो गए इस आपके इश्यूज से रिलेटेड। ठीक है, आपने यहाँ देख ही लिया है कि यह पहली क्या है, सड़क सुरक्षा परियोजना है। अब सड़क सुरक्षा की बात की गई है तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि सड़क सुरक्षा परियोजना में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है, किन किन को। ये क्या कर रहा है कि जो शहर है वहां पर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। ठीक है, मौतों की कमी कितना बताया है, मौतों में कितने की कमी बताया है, 30%। 30% में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, 30% की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो सड़क सुरक्षा पर ये क्या करेगा, सड़क सुरक्षा पर यह काम करेगा, या विश्व बैंक की पहली परियोजना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इश्यूज देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली से गैबॉन, ओके, गैबॉन की पहली कृषि SEZ, ओके, विशेष आर्थिक जोन परियोजना को क्या दी है, हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। गैबॉन में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, गैबॉन में क्या है, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण। ओके, चलिए गैबॉन ये है कहाँ, गैबॉन कहाँ है, गैबॉन कहाँ है, अफ्रीका। ओके, तो गैबॉन में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ देश में क्या है, खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में क्या करेगा, एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, ये क्या है, एक महत्वपूर्ण कदम है। और जब कहां पर किया जा रहा है, यह गैबॉन में किया जा रहा है। ठीक है, कहां किया जा रहा है, तो यह गैबॉन में है। चलिए, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये तो हमारी हो गई कि नई दिल्ली से गैबॉन की पहली उन्होंने क्या किया है, पहली क्या किया है, कृषि SEZ परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। इसके साथ ही भारत ने अफ्रीका को 12.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर, कितना है, 12.3, ओके, कितने की इसने कितना का लोन दे रहा है, भारत अफ्रीका को 12.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का रियायती उसने ऋण दिया है। ठीक है, इससे अधिक का 12.3 बिलियन से अधिक की उसने रियायती ऋण, यानी उस लोन में क्या किया है, छूट दिया है, जो उसने ऋण दिया है उसमें उसने छूट दिया है। इसके साथ ही इसने विभिन्न क्षेत्रों में 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान भी इसने दिया है।
ठीक है, अनुदान भी दिया है। और चीता के हस्तांतरण और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग से जो है भारत अफ्रीका संबंध क्या है, मजबूत हुए हैं। हम लोग थोड़ा सा आइए अब हम लोग देख लेते हैं गैबॉन के बारे में। ठीक है, गैबॉन के बारे में देख लेते हैं। आप लोग इमेज में यहाँ पे देख रहे हैं, इमेज में यहाँ देख रहे हैं गैबॉन। ओके, ये गैबॉन आप लोग देख रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे क्या है, लोप नेशनल पार्क है, माउंट मेलोंडो है, चिलाओ मैसिफ। ओके, ये न्यूगनी वाला एरिया हो गया। ओके, गैबॉन आप यहाँ देख ही रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा कि मध्य अफ्रीका के कहाँ पर है, मध्य अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है एक देश है। ठीक है, पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है। यह किसमें, गिनी, कैमरून, कांगो गणराज्य और गिनी की खाड़ी के साथ सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, किसके साथ सीमा साझा करता है, तो कैमरून के साथ हो गया। आप यहाँ कैमरून देख ही रहे हैं, ये कैमरून देख ही रहे हैं। ओके, इक्वेटोरियल गाना भी यहाँ है, रिपब्लिक ऑफ कांगो भी यहाँ आप देख रहे हैं। ओके, इन सबों के साथ क्या कर रहा है, ये सीमा को साझा करता है। इसके साथ थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या है इसके बारे में। अली बोंगो ओंडिम्बा गैबॉन के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। कौन है, अली। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अली। ओके, अली बोंगो क्या है, गैबॉन के राष्ट्रपति हैं। और लिब्रेविले इस क्या है, इसकी राजधानी है। लिब्रेविले इसकी राजधानी है और मध्य अफ्रीकी CF फ्रैंक मुद्रा है। ओके, चलिए ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा इश्यूज क्या है हम लोग के पास। द आर्ट ऑफ प्लंडर, ए कैप्टिवेटिंग टेल ऑफ ग्रीड, वेजेंस एंड हिस्टोरिकल रिलैक्स पुस्तक दुनिया भर में लॉन्च की गई है। बस इसमें ध्यान रखिएगा कि किसने लिखा है, तो यह आलेख्य तलपत्रा ने लिखा है। ठीक है, आलेख्य तलपत्रा, बस ये ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा और इस न्यूज में कुछ नहीं है। नेक्स्ट इश्यूज देख लेते हैं। 22वें विधि आयोग ने, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी आप लोगों को आज एक वीडियो मिलेगी जो कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। ठीक है, ये वीडियो आज आप लोगों को करीब 12 बजे आसपास मिल जाएगी। ओके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेंस पॉइंट्स व्यू से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं, संभावनाएं पूरी हैं। ठीक है, चलिए अब लोग इसलिए इस वीडियो का जो डिटेल है, क्योंकि इसमें डिटेल में जानने की जरूरत है, तो ये तो अभी संभव नहीं है क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, लेकिन इस पूरी वीडियो की डिटेल जो है आपको 12 बजे मिल जाएगी। 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर क्या किया है, सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों से राय मांगी है। ठीक है, क्योंकि जो सार्वजनिक है संगठन है वो और धार्मिक संगठन दोनों की जो विचारधारा है वो क्या कर रही है, विपरीत चल रही है। एक का कहना है कि नहीं इसे लागू करना चाहिए, दूसरा का कहना है कि नहीं इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसी के बारे में जो डिटेल में डिस्कस हम लोग क्या करेंगे, आपको वीडियो में 12 बजे मिल जाएगी, उसको जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो बस यहाँ ये ध्यान रखना है, यहाँ बस मैंने इसलिए इस क्लास को यहाँ पे करंट अफेयर्स में दी हूँ कि 22वें वित्त आयोग के किनको उनका अध्यक्ष बनाया गया है, इसका जो विस्तार किया गया है, कब से कब तक क्या किया गया है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड ऑलरेडी ओवर हो चुका था, तो ओवर कब हुआ और इसको एक्सटेंड कब तक किया गया है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए जो आपके एक बोला जा सकता है करंट पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, करंट पॉइंट ऑफ व्यू यानी क्या हो जाएगा कि जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे प्रीलिम्स में, उसको देखते हुए मैं यहाँ पे इस क्लास को ले रही हूँ, अदरवाइज की डिटेल पढ़ने की आवश्यकता है। ओके, तो 22वें वित्त आयोग ने समान नागरिक संहिता पर क्या किया है, सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों से राय मांगी है। ठीक है, अब न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जो कि सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में, यानी इसके अध्यक्ष कौन हो गए, 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ऋतुराज अवस्थी। अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो मिला होगा, विधि आयोग था और राजद्रोह कानून। ठीक है, राजद्रोह कानून, उसमें भी इनको जो सिफारिश की थी कि नहीं राजद्रोह कानून जो है वो रहना चाहिए, तो उसमें भी ऋतुराज अवस्थी में क्लास ली थी। इसका एक अलग से मैंने वीडियो भी अपलोड किया था। ओके, राजद्रोह और विधि आयोग के ऊपर अलग से एक वीडियो थी। इसके अलावा भी मैं क्लास में जो करंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने क्लास में भी आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो ऋतुराज अवस्थी से ही दोनों के ऊपर एक मांगा गया रिपोर्ट की आप रिपोर्ट दो, तो उसमें भी राजद्रोह वाले में भी अध्यक्ष कौन है, क्योंकि विधि आयोग है तो अध्यक्ष यही रहेंगे, ऋतुराज अवस्थी हैं। और समान नागरिक संहिता पर भी इनके एक रिपोर्ट का क्या किया जा रहा है, मांगा गया, सरकार ने मांगा है। तो देखिए क्या एट लास्ट निष्कर्ष क्या निकल के आता है वो देखा जाएगा। चलिए, तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जो है सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में 22वें कानून पैनल का गठन किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग का कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया है।
अगस्त, एक्चुअली इसका कार्यकाल जो है 22वें विधि आयोग का वह इसी साल यानी 2023 के फरवरी में ही समाप्त हो गया है। ठीक है, ये कब समाप्त हो गया है? तो यह 20 फरवरी 2023 को ये क्या हो गया? समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, लेकिन इसको क्या किया गया? इसको बढ़ा दिया गया है अगस्त 2024 तक। इसको कब तक बढ़ा दिया गया? लेकिन इसको क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। और बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? बढ़ाकर 31 अगस्त है। ठीक है, कब तक बढ़ाया है? 31 अगस्त तक। 31 अगस्त तक इसको 31 अगस्त 2024 तक इसे बढ़ा दिया गया है। और विधि आयोग क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय है। ये ध्यान रखिएगा, यह क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय है। इसका गठन भारत सरकार के द्वारा जब भी लगता है कि जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं, तो भारत सरकार के द्वारा इसका गठन समय समय पर किया जाता है। ठीक है, तो यह क्या है? ये एग्जाम में पूछ सकता है पॉलिटी सेक्शन में, विधि आयोग, क्योंकि काफी चर्चा में आएगा। गैर संवैधानिक क्या है? निकाय है। ठीक है, और 1955 में इसका गठन किया गया था। 1955 में इसका पहली बार इसको गठित किया गया था 1955 में। ओके, चलिए अब यहाँ पे बात आ जाती है थोड़ा सा समान नागरिक संहिता पर। तो ये किस में आता है? आर्टिकल 44 में। हालांकि मिल जाएगा आपको आगे, सो इसलिए छोड़ देते हैं इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ऋतुराज अवस्थी का नाम को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, अब समान नागरिक संहिता पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। समान नागरिक संहिता का अर्थ होता है कि सभी, समान नागरिक संहिता का क्या मतलब हुआ? कि सभी नागरिकों के लिए एक समान अधिकार होना चाहिए। किसी धर्म विशेष के लिए ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर अगर कोई इस धर्म का है तो उसके लिए अलग कानून होना चाहिए, कोई उस धर्म का है तो उसके लिए अलग नहीं। सभी धर्मों के लिए एक समान कानून। ओके, सभी नागरिकों के लिए क्या होना चाहिए? सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। ओके, एक समान क्या होना चाहिए? एक सामान्य एक व्यक्तिगत कानून का एक समूह होना चाहिए। वर्तमान में हिंदू और मुसलमानों के लिए व्यक्तिगत कानून क्या है? व्यक्तिगत कानून जो है वह अलग अलग है। ठीक है, व्यक्तिगत कानून जो है वह अलग अलग है। अब इसमें संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के अनुरूप आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता का क्या किया गया है? प्रावधान दिया गया। मैंने आपको कहा ही था आर्टिकल 44 कौन सी है? आर्टिकल 44 में क्या दिया गया है? समान नागरिक संहिता। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 महिलाओं को अधिक अधिकार प्रदान करने के लिए समान नागरिक संहिता की क्या है? आवश्यकता है। मैंने भी कहा कि जो कुछ सार्वजनिक संगठनों से राय मांगी गई है और कुछ धार्मिक संगठनों से, और दोनों पे जब क्यों नहीं, अगर ये संहिता पर आखिर विधि आयोग बनाने इस पे क्यों इसके लिए विधि आयोग का गठन किया गया, क्यों एक्सटेंड किया गया विधि आयोग को, क्यों कहीं ना कहीं इस पे क्या हो रहा है? उन दोनों में सहमति नहीं हो पा रही, दोनों के अलग अलग मुद्दे हैं। तो महिलाओं को अधिकार को क्या है? और अधिकार इनको प्रदान करने के लिए समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है, और यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी भारतीयों के साथ समान व्यवहार किया जाए। क्लियर? चलिए, तांगसा जनजाति द्वारा बिहू कुह महोत्सव मनाया गया। बिहू कुह एक्चुअली क्या है ना कि जब आप एक नया सेशन शुरू होता है, नया सेशन द सेंस कृषि का, फसलों की बुआई का जब शुरू होता है, धान की बुआई सपोज शुरू हो गई, तो उस समय में क्या होता है? एक जो है फेस्टिवल मनाया जाता है, और ये फेस्टिवल कहाँ पे है? बिहू को ही। तो यह तांगसा जनजाति जो है ये कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। बस इतना ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कि कहाँ पर? चांगलांग जिला और म्यांमार के सेंगोंग क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, तो ये तांगसा जनजाति द्वारा, केवल एक लाइन में, तांगसा जनजाति द्वारा बिहू को फेस्टिवल जो आयोजित किया जाता है तो कृषि की बुआई के समय, धान की बुआई के समय में। क्लियर? कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। और अगर थोड़ा जानना हो तो म्यांमार के सांगोंग क्षेत्र में क्या होता है? ये जाति जो है निवास करती है। कौन सी? तांगसा जनजाति। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग
और म्यांमार के सैंगोंग क्षेत्र में। ठीक है, चलिए हो गया। अब हाँ, थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश ने क्या किया है, एक अरुणोबल ऐप को ऐप यूज किया है। कल की क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, अरुणाचल की गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक ऐसा ऐप जिसके के लिए क्या होगा, इस ऐप के थ्रू आपको थाना जाकर के शिकायत दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐप आपको घर बैठे बैठे आप किसी प्रकार की शिकायत है तो इसको दर्ज कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है, पेमा खांडू। कौन है, पेमा खांडू। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 111वें अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन यानी ILO के पूर्ण अधिवेशन को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्या किया है, संबोधित किया है। ठीक है, किसने संबोधित किया है, भूपेंद्र यादव ने। ओके, चलिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि भूपेंद्र यादव ने क्यों, क्योंकि केंद्रीय जो श्रम मंत्री है, इनके पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, इनके पास डिपार्टमेंट कौन कौन सा है, तो यह केंद्रीय श्रम एवं रोजगार। ठीक है, रोजगार जो मंत्रालय है वो भी किसके पास है, इन्हीं के पास है, रोजगार मंत्रालय। प्लस इनके पास और कौन सा है, पर्यावरण, वन एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु। ठीक है, जलवायु परिवर्तन मंत्री। ये भी मंत्रालय किसके पास है, भूपेंद्र यादव। ओके, भूपेंद्र यादव। ठीक है, ये दोनों के दोनों मंत्रालय इनके पास है। क्लियर। चलिए, तो इन्होंने क्या किया है, 111वें अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, 111वां है ये अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का इन्होंने जो एक सेशन हुआ है उसको इन्होंने संबोधित किया है। अब इसके साथ थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और ILO के बारे में। इसका गठन कब किया गया है, ILO का गठन हुआ था 1919 में इसका गठन किया गया था। 1919 में इसका गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष को लिख लें। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है या इसके महानिदेशक, इसके महानिदेशक कौन है, श्री गिलबर्ट होगोम्बो। ठीक है, उन्होंने क्या किया, भूपेंद्र यादव ने श्री गिलबर्ट होगोम्बो से भी इन्होंने मुलाकात की। ठीक है, इनसे भी इन्होंने मुलाकात की। और ये सत्र जो है ये कहाँ पे हुआ था, ये पूर्ण अधिवेशन जो है कहाँ हुआ है, ILO का कहाँ हुआ है, यह पूर्ण अधिवेशन आपके जेनेवा में हुआ है। ठीक है, जेनेवा में हुआ है। क्लियर, जेनेवा में हुआ है। क्लियर, स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इश्यूज देख लेते हैं। क्या है नेक्स्ट इश्यूज, क्या है, US कैपिटल में पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। US कैपिटल में, आप लोग को यहाँ ध्यान क्या रखना है, US कैपिटल में पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन। अब पहली बार हुआ है, मैं हमेशा बोलती हूँ पहली बार हुआ है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हुआ है, पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया है। अब यह आयोजन किसके द्वारा किया गया है, यह आयोजित तो हुआ है लेकिन यह आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो यहां पर बस थोड़ा सा ज्यादा नहीं, एक लाइन लिख लें, अमेरिकन्स फॉर हिंदूज। ठीक है, अमेरिकन्स फॉर हिंदूज के द्वारा ये क्या है, एक पॉलिटिकल एक्शन है, ये पॉलिटिकल एक्शन। ठीक है, पॉलिटिकल एक्शन के द्वारा यह पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के द्वारा किया गया है। ओके, पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अब इसके संस्थापक कौन है, संस्थापक या संस्थापक प्लस अध्यक्ष दोनों बोल सकते हैं, अध्यक्ष। ठीक है, कौन है इसके संस्थापक और अध्यक्ष, डॉक्टर रोमेश जापरा, रोमेश
जापरा, ठीक है। डॉक्टर रोमेश जो जापरा क्या है, इसके संस्थापक और अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर रोमेश जापरा। एक और ध्यान रखिएगा, यूएस कैपिटल है ना, यूएस, और यूएस जो है यह वर्तमान में, ये थोड़ा सा इसके साथ एडिशनल फैक्ट है, यह वर्तमान में भारत का, ओके, भारत का सबसे बड़ा क्या है? व्यापारिक साझेदार देश है, ठीक है, साझेदार देश है। और वहां पर क्या किया जा रहा है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है, और वहां पर क्या किया जा रहा है? तो पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? अमेरिकन फॉर हिंदूज पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के द्वारा किया जा रहा है, और जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर रोमेश जापरा, ओके, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रोमेश जापरा हैं। क्लियर? चलिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इश्यूज देखते हैं क्या है। महिला 20 शिखर सम्मेलन, महिला 20 यानी वुमेन्स 20 W20 शिखर सम्मेलन कहाँ का आयोजन किया गया है? चेन्नई के पास महाबलीपुरम में शुरू किया गया है। अब आपको ये एक हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि क्या है, महिला शिखर सम्मेलन है, यानी इसमें क्या होगा? केवल महिलाओं की भूमिका होगी, और महिलाओं को सेंट्रलाइज्ड करके क्या क्या यहाँ पर किस किस चीज़ों को फोकस किया गया है वो देख लेते हैं। कहाँ किया गया है? चेन्नई के पास महाबलीपुरम में W20 शिखर सम्मेलन। विषय क्या था? इसकी थीम क्या थी? महिला नेतृत्व, विकास, परिवर्तन, पनपना और आगे बढ़ना। ओके, इसकी थीम को ध्यान रखिएगा। आपको इससे समझ में आ रहा है, जब वुमेन्स का है, ये वुमेन्स 20 है, तो क्या होगा? ये महिलाओं से संबंधित है, ठीक है। चलिए, महिला सशक्तिकरण पर जोर, इमेज में देख रहे हैं यहाँ पर आप, महिला सशक्तिकरण पर जोर, महिला सशक्तिकरण पर जोर। ओके, चलिए अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेवेंट और क्या फैक्ट है। 2015 में यानी 2015 में महिला W20 यानी, ठीक है, G20 की कहां पर? G20 की तुर्की की अध्यक्षता में, ओके, कब? 2015 में। आपको पता है कि G20 का जो सम्मेलन किया जाता है, ये भी कैसे होता है? इसका शिखर सम्मेलन भी बारी बारी से, क्योंकि इसमें भी कितने कंट्री हैं? 20 देश इसमें शामिल है ना, 20 देश इसमें शामिल है, तो 19 तो देश हो गए, और एक आपका यूरोपीय संघ का, तो ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, बारी बारी से इसके अपने देशों के बीच में इसका सम्मेलन जो अध्यक्षता जो आयोजित होता है। जैसे इस बार कौन कर रहा है G20 का? इस बार G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? इस बार G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। इस बार अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत। इस प्रेसिडेंसी भारत के पास है। इस बार की प्रेसिडेंसी किसके पास है? भारत के पास है। G20 अच्छा, चलिए मैं यहाँ पे बता दूंगी आपको। इसका गठन हुआ था 1999 में, ओके, 1999 में इसका गठन हुआ था। इससे रिलेवेंट 2-3 पॉइंट्स और हैं, बताऊंगी अभी, पहले इसको देख लेते हैं। तो G20 के तुर्की की अध्यक्षता में बनाया गया आधिकारिक G20 इंगेजमेंट समूह है। ये इंगेजमेंट समूह है जिसका उद्देश्य क्या है? लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना, लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना। ओके, W20 का अभी इसी लैंगिक समानता के उद्देश्य से जो महिला जो टूरिस्ट होंगे उनके लिए महाराष्ट्र में भी वर्क किया गया है ना, कि जो ऑटो चालक होंगी, जो वैन चालक होंगी वो महिला होंगी, इस तरह से वहां पे भी अभी किया गया है। तो W20 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के अधिकारों की वकालत करना, समाज में महिलाओं की आवाज को उठाना है। ठीक है, समाज में महिलाओं की आवाज को उठाना है। ठीक है, अब इसका क्या है? ये 5 एजेंडे हैं इसके। इस भारत का जो W20 है इसके 5 एजेंडे हैं, 5 प्रमुख प्रथाओं पर केंद्रित क्या क्या है? महिला उद्यमिता जमीनी स्तर पर, ठीक है, जमीनी स्तर पर क्या करना है? महिला नेतृत्व है। लैंगिक डिजिटल विभाजन को कम करना, लैंगिक डिजिटल विभाजन को कम करना, शिक्षा और कौशल विकास, ओके, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, इसके 5 किन-किन क्षेत्र पर काम किया जाए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के इसमें भी आ सकता है, ये यूपीएससी में भी इंपॉर्टेंट है, और प्लस आपके
कहीं भी हो सकता है कि 5 प्रमुख प्रतिमा में से बोलेगा इसमें से कौन सा नहीं है इसमें, या इसमें से कौन सा है। या आपको मेंस में जब महिला सशक्तिकरण पे कुछ लिखने की बात आती है, वुमेन एम्पावरमेंट जब इससे आ गया, मेंस में हो गया, या आपके जैसे आप इससे लिख रहे हो, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या होगा, अगर ऐसा कुछ आता है तो आप ये 5 पॉइंट वहां भी मेंशन कर सकते हैं। WTO के बारे में कर, W20 के बारे में कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, किसे देखना है हम लोग को, G20 का। हम लोगों मैंने कहा था 1-2 पॉइंट रह गया है, देख लेंगे कि G20 के बारे में और क्या है। ओके, G20 थोड़ा सा देख लेते हैं। G20 को, G20 में एक वर्ड आता है G20, G20, ओके, G20, इसमें हाँ एक वर्ड आता है ट्रोइका, ट्रोइका। इस ट्राइका का अर्थ क्या है पता है? इस ट्राइका का क्या अर्थ है? इस ट्राइका का अर्थ क्या है? इस ट्राइका का अर्थ क्या है कि इसका अर्थ ये होता है कि G20 का जो लास्ट ईयर का सम्मेलन, यानी पिछले लास्ट जो हो चुका है, वर्तमान में जो होगा और जो अगली बार होने वाला है, ठीक है, सम्मेलन, ये ट्राइका क्या है वर्ड, उसी से संबंधित है, उसी को संबोधित करता है। ठीक है, तो अब हमें देखना है G20 का गठन मैंने आपको बता ही दिया है, 1999 में हुआ है। 20 सदस्य देश तो इसके से पता है, ऐसे ही चल रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि 17th इस बार जो हुआ है G20, जिसकी अध्यक्षता अभी तो हुआ नहीं है, इसका शिखर सम्मेलन होने वाला है ना, दिल्ली में ही होगा। भारत दिल्ली तो कर चलिए, तो बताना इसमें डिटेल क्या बताऊं। तो ये कौन सा सेशन है, यानी 17th है, 18th है, 19th का, तो यह 18th है। ठीक है, इस बार जो अभी दिल्ली में आयोजित होगी नेक्स्ट मंथ में, अप्रैल में है, सॉरी सितंबर में है, 18th जो है, यह 18th इसका सेशन, G20 का 18th सेशन जो है कहाँ आयोजित किया जा रहा है? दिल्ली में, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में। 17th वाला कहाँ हुआ था? यह हुआ था इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में आया था 17, 19 और अब जो होगा 19th वाला, मैं आप लोग को क्लास में पहले भी बताई थी। ठीक है, 19th वाला यह कहाँ होगा? ब्राजील, ब्राजील के रियो डियो जेनेरियो, ब्राजील के रियो डियो जेनेरियो। इंडोनेशिया के बाली में हुआ है, भारत का दिल्ली में हुआ है। मैंने तो इंडोनेशिया भारत लिखना चाहिए था यहाँ पे मुझे, अगर मैंने यहाँ इंडोनेशिया लिखा है, चलिए यहाँ ब्रैकेट में कर देती हूँ। ठीक है, इंडोनेशिया के बाली में हुआ था, बाली, और ब्राजील का रियो डी जेनेरियो। जेनेरियो में आयोजित किया गया था। ठीक है, बस इतना ही, इससे संबंधित तो और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इश्यूज देख लेते हैं क्या है। UNGA ने शहीद शांति और सैनिकों को सम्मानित करने के भारत द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को अपनाया है। सवाल यहाँ पर यह है, सवाल यहाँ ये बन सकता है कि शांति सैनिकों के लिए, है ना, शहीद शांति सैनिकों के लिए UNG के पास किस देश के द्वारा प्रस्ताव को भेजा गया है? किस देश के द्वारा? तो भारत के द्वारा भेजा गया था। और किसने अपनाया है? UNG ने। UNGA यानी क्या होता है? UNGA, UN जनरल असेंबली, है ना, UN जनरल असेंबली में शहीद शांति, बस इतना ही, इसके आगे और कुछ नहीं है इसमें, इसके आगे और कुछ नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट इश्यूज देख लेते हैं। ADB और भारत ने, ऑनलाइन फैक्ट्स हैं, ADB और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने। किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने। ओके, ADB का गठन कब हुआ है? ADB का गठन कब हुआ है? 1966 में। ADB का हेडक्वार्टर मनीला, और टोटल इसके सदस्य देश कितने हैं? 68 सदस्य। ठीक है, हेडक्वार्टर मनीला। ADB क्या हो गया? 1966, और वर्ल्ड बैंक हो गया 1944। वर्ल्ड बैंक कब है? 1944। अजय बंगा इसके
अध्यक्ष हैं। बार बार मैंने इतनी बार बताया है कि आई डोंट थिंक कि अब आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कि नोट्स भी खोल कर देखने की जरूरत पड़ेगी, ऐसे ही याद हो जाएगा। ओके चलिए, तो भारत ने किस राज्य ने बढ़ा $130 मिलियन का हिमाचल प्रदेश ने किया है। UIDAI के नए CEO यानी आधार कार्ड का जो नंबर होता है, ठीक है, कि नए CEO कौन बने हैं? अमित अग्रवाल। तो अमित अग्रवाल किसके हैं? UIDAI के। अब ये बताएंगे कि जो नवीन अग्रवाल हैं, नितिन अग्रवाल, ओके, नितिन अग्रवाल, वो किसके अध्यक्ष या महानिदेशक या CEO क्या हैं वो, ठीक है, ये बताएंगे आप लोग। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ठीक है। भारत और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्विवरेंट का 12वां संस्करण जो है शुरू किया गया है? भारत और किस देश के बीच में है? तो भारत और मालदीव के बीच में। और इसी भारत और मालदीव के बीच में एक और अभ्यास किया गया है और वह है एक था। ये क्या है? एक था, जो कि नवल एक्सरसाइज है, ये नवल एक्सरसाइज है, एक था एक्सरसाइज, ठीक है, एकता अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में। ओके, ये इसका 6th एडिशन है, इसका तो 6th है, 6th एडिशन है। और इसका कौन सा है? 12th एडिशन है, 12th एडिशन है एक्स एक्विवरीन, यानी भारत मालदीव के बीच में 2 अभ्यास हैं, एक एक्विवरीन है और एक एकता है। इसमें कंफ्यूजन मत कीजिएगा, एक आपका कौन सा है? नवल एक्सरसाइज है, ठीक है, और एक आपका मिलिट्री एक्सरसाइज है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किसने फीफा अंडर 20 चैंपियन जो है विश्व खिताब जीता है, विश्व कप खिताब जीता है? किसने जीता है? उरुग्वे ने जीता है। और किसको हराया है? इसने किसको हराया है? उरुग्वे तो जीत गया, लेकिन इसने हराया किसको? फीफा को, अंडर 20 इसने फीफा को हराया, सॉरी, किसने हराया? इसने इटली को। इसने फीफा अंडर 20 में किसको हराया है? इटली को। 1-0 से हराया था ना, 1-0 से हराया है, ठीक है। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर पहुंच गया है? स्थापित पवन ऊर्जा, क्वेश्चन है स्थापित पवन ऊर्जा पूछा है, तो शीर्ष पे कौन पूछा है? गुजरात पहुंचा है। किसको पीछे छोड़ा है इसने? पीछे किसको छोड़ा है? तमिलनाडु को। तमिलनाडु को साइड कर दिया और खुद क्या हो गया? गुजरात आगे पहुंच गए, यानी शीर्ष पे गुजरात है, सेकंड पे तमिलनाडु है। ओवरऑल नवीकरणीय ऊर्जा में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने पूरा डिटेल में बताया है, कौन सा फर्स्ट पे है, कौन सा सेकंड पे है, कौन सा थर्ड पे है। ओके, इवन मैंने ये तक बताया कि कितना गीगावाट तक यूज कर रहा है। ओके चलिए, किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपए मासिक पेंशन, इसके साथ ही वॉल्वो बस में किराया भी फ्री है, ठीक है? तो कौन सी राज्य सरकार ऐसा कर रही है? या कर रही है हरियाणा। ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा देश पहली बार फ्रांस में AIAF में भाग ले रहा है? तो भारत ले रहा है। इंडिया सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। किस राज्य का निवाड़ी जो जिला है वो देश का हर घर जल नल, हर घर जो है नल का जल वाला जिला बन गया है। नल का जल वाला जिला हर घर कौन सा है? और वो दूसरा है तो है निवाड़ी। अब ये निवाड़ी है कहाँ का? MP का। निवाड़ी कहाँ का है? MP का है। MP का निवाड़ी। और MP का ही वह कौन सा जिला है जो केवल MP का ही नहीं पूरे देश का प्रथम नल का जल वाला जिला हो चुका है? और वह है बुरहानपुर। बुरहानपुर, ठीक है। यह प्रथम क्या है? प्रथम है बुरहानपुर, प्रथम देश का जिला जो किसमें है? हर घर नल का जल, हर घर नल का जल। अगर यहाँ ये पूछ लिया जाए, ये तो हर घर नल का जल हो गया, अगर यहाँ ये पूछ लिया जाए कि कौन सा राज्य है प्रथम राज्य, केवल मैं पूरे राज्य की बात कर रही हूँ, ये क्या हो गया? जिला हो गया। अगर राज्य की बात की जाए तो क्या होगा? राज्य स्तर पे अगर बात की जाए तो गोवा। कब? गोवा, दादर एंड नगर हवेली, गोवा, दादर एंड नगर हवेली। कब हुआ था ये? अगस्त 2022 में। फिर अगर जनवरी तक की बात की जाए तो गुजरात,
तेलंगाना, पुडुचेरी, कब हुआ है ये सब राज्य जो है कब हो चुका है? जनवरी 2023 में ये सभी राज्य भी क्या हो गए हैं? हर घर नल का जल। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हुंडई ने एक्सेटर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे साइन किया है? तो हार्दिक पांड्या को। इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। एनएचपीसी के डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तम लाल को। उत्तम लाल, ठीक है। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? पुणे में। किस राज्य का निवाड़ी जिला, चलिए क्वेश्चन रिपीट होगा, ये दूसरा देखते हैं। किस राज्य में बिहू को उत्सव मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ के मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया है? दिल्ली में। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है और कहाँ पे की है? तो बांग्लादेश के ढाका में। किस संस्थान ने विज्ञान विदुषी कार्यक्रम लॉन्च किया है? TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ, क्या हो जाएगा? फंडामेंटल रिसर्च। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने किया है। चलिए अब हम लोग आते हैं आज के MCQs पर। यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन ने पहला वैश्विक पवन दिवस कब आयोजित किया था? एक्चुअली 15 जून को पवन दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, पवन दिवस। तो यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन ने अपना पहला वैश्विक पवन दिवस कब आयोजित किया था? पहला पूछा है, पहला, तो यह 2007 में किया गया है, ठीक है, 2007 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला 20 की तृतीय एवं अंतिम, ठीक है, तृतीय एवं अंतिम कार्य समूह की जो बैठक है 15 जून को किस स्थान पर आयोजित की गई? कांचीपुरम, महाबलीपुरम, पुदुचेरी और आपका क्या है? रामेश्वरम। तो ये कहाँ किया गया है? चेन्नई के महाबलीपुरम। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। UNGA ने शहीद शांति सैनिकों के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वहां के दीवारों पर एक स्मारक दीवार जो स्थापित करने के लिए किस देश के द्वारा लाए गए प्रस्ताव को पारित उसने किया? चीन, भारत, फ्रांस, कंबोडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन US कैपिटल में आयोजित किया गया। यह निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो मैंने आप लोग को बताया था ना कि अमेरिकन फॉर हिंदूज है पॉलिटिकल, ठीक है, तो क्या होगा? अमेरिकन फॉर हिंदूज। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व बैंक ने 14 जून 2023 को बांग्लादेश सरकार के साथ ढाका में कितने वित्त पोषण समझौते पर इसने क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। तो कितना है? 258 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 458 एंड 558। तो कितना हो जाएगा? 358 अमेरिकन बिलियन डॉलर, यानी ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली से, ठीक है, डैश की पहले कृषि SEZ परियोजना को झंडी दिखाकर रवाना किया, ठीक है। किसको किया है? कहां से किया है इन्होंने? तो गैबॉन के लिए किया है ना, गैबॉन के लिए किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, गैबॉन। ओके, इसका राइट आंसर डी, गैबॉन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्या हो गया ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द आर्ट ऑफ प्लंडर ए कैप्टिवेटिंग टेल ऑफ ग्रीन वेजन्स एंड हिस्टोरिकल रिलैक्स के लेखक कौन है? लेखक पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा? आलेख्य तलपत्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वें विधि आयोग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों से विचार मांगा। स्टेटमेंट सही है। 22वें विधि पैनल का गठन
न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में किया गया। दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं और यह लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। कौन सा कथन सही है? वर्तमान में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय ओबीसी सूची में 2650 से अधिक विभिन्न समुदायों सूचीबद्ध है। ये स्टेटमेंट सही है। मार्च 2023 तक एससी सूची में लगभग 1270 समुदाय थे। ये स्टेटमेंट भी सही है। और मार्च 2023 तक एसटी की सूची में 748 समुदाय थे। तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए तो ये हो गई आपकी आज की क्लास की कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज जो आपके एग्जाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ ऑनलाइन फैक्ट्स हमने देख लिया और लास्ट में एमसीक्यूज। कंटेंट रिगार्डिंग या क्लास के रिगार्डिंग किसी प्रकार की कोई डाउट हो, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टुमारो मॉर्निंग करंट अफेयर्स की क्लास में। ये मेरी अपनी यूट्यूब चैनल है, इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।